जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उजांग टाइम्स पर। तो रोज की तरह ही आज भी कुछ एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। न्यूज़ कुछ इस तरह की है कि जैसे हम रेगुलर देखते हैं कुछ चीज़ों को कि चाइना लगातार इंडिया को पोक करता रहता है हर एक चीज़ को लेकर समय समय पर। चाहे और मेनली जो पोकिंग उसकी होती है वो बाउंड्री लाइन को लेकर होती है, क्योंकि चाइना लगातार वो एक तरह से कहा जाए कि एनक्रोच करता जा रहा है हर एक देश, चाहे वो भूटान हो, नेपाल हो या इंडिया हो, उसकी बाउंड्री में वो लगातार घुसने का प्रयास करता रहता है। और घुसने की कोशिश के दौरान उसने एक नया अभी एक सिग्निफिकेंट या कहा जाए एक नया तरीका भी ढूंढा है। उसने अभी एक चाइना ने अपना एक ऑफिशियल मैप रिलीज किया है और इस मैप में उसने क्या दिखाया है कि टेरिटोरियल क्लेम किया है। टेरिटोरियल क्लेम किया है यानी कि यहाँ इंडिया और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो साउथ चाइना सी वहां के भी टेरिटरी को इसने अपना बताया है। तो ये जो मैप है, इस मैप में अगर हम आगे बढ़कर देखें चीजों को तो क्या एक जो 2023 का जो एडिशन है, इसका 2023 का जो एडिशन है मैप का, स्टैंडर्ड मैप जो इसने जारी किया है, उसको लेकर काफी बातें यहाँ पर उठ रही है। और यहाँ पर इसमें इस मैप में क्या किया गया, जो पोर्ट्रेट किया गया है अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को जो है चाइना के बॉर्डर में दिखाया गया है। यानी कि भारत का जो एक क्षेत्र है, कौन कौन सा, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा एक जो पूरा हमारा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, उसको भी इसमें जो है बड़े ही आसानी से चाइना ने दिखा दिया है, पोर्ट्रेट किया है। अगर हम इसको थोड़ा सा मानचित्र पर समझने की कोशिश करें तो मैं आपको बता दूं कि भारत का जो चाइना के साथ लगने वाला बाउंड्री है, जो सीमा रेखा है, वो 3 सेक्टर में बटा हुआ है। जैसा एक वेस्टर्न सेक्टर, एक सेंट्रल सेक्टर और एक ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, ये 3 सेक्टर में मेनली बटा हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न सेक्टर में आता है अक्साई चीन वाला क्षेत्र। अक्साई चीन वाला क्षेत्र जो कि भारत के वर्तमान में जो लद्दाख लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर हमें ये उसका ये क्षेत्र है, उसमें ये दिखाई देता है। भारतीय मानचित्र में इसे स्पष्टता भारतीय बाउंड्री लाइन में दिखाया जाता है। इसी तरीके से सेंट्रल सेक्टर में लगभग 545 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ हम बॉर्डर देखते हैं चाइना का। इसी तरह से अगर आप ईस्टर्न सेक्टर में देखेंगे तो ईस्टर्न सेक्टर में लगभग 1325 किलोमीटर का बॉर्डर है, किसके साथ, चाइना के साथ, किसका, इंडिया का। और इसमें भी आप देखेंगे तो जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, इस अरुणाचल प्रदेश को पूरी तरह से क्लेम करता है कौन, चाइना। और रिसेंटली जो उसने अभी मैप जारी किया है, उस मैप में भी चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को पूरी तरह से अपने मैप में दिखाया है और यहाँ अक्साई चीन को भी अपने मैप में दिखाया है। तो जो ये अरुणाचल प्रदेश में लगने वाला, एक तरह से अगर मैं कहूँ कि अरुणाचल प्रदेश में जो बाउंड्री लाइन है, उसका एक जो नाम रखा गया है, वो नाम है मैकमोहन लाइन। और मैकमोहन लाइन को चाइना मानता नहीं है, कंसीडर नहीं करता है। वो ये कहता है कि ये ब्रिटिश काल में हुआ था और ब्रिटिश काल में जब ये हुआ तब हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऐसी नहीं थी कि उनका विरोध कर सके। तो चाइना इसको लेकर ये एक्सक्यूज देता है और लगातार जो है मैकमोहन लाइन को मना करता है। और उसी तरह से आप अगर देखेंगे तो यहाँ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो हमारा जम्मू कश्मीर या लद्दाख लद्दाख के साथ जो सीमा लगती है, उसको हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और हमेशा से ही लगातार चाइना के साथ जो विवाद रहा है वो LAC को लेकर रहा है। तो इस चीज को भुनाते हुए और कहीं ना कहीं इंडिया में जो G20 की मीटिंग सफलतापूर्वक हो रही है, वो चाइना को से पचाई नहीं जा रही है। वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी मायने में या अलग अलग रूप में निकलकर, अलग अलग रूपों में वो आकर या देखकर हम ये चीज को समझ सकते हैं कि किसी न किसी रूप से वो भारत को परेशान करने का प्रयास लगातार कर रहा है। इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो यहीं वो चाइना नहीं रुकता है कि बस भारत के साथ ही बाउंड्री सीमा या बाउंड्री लाइन को लेकर दिक्कत बना रहा है। वो यहीं नहीं रुकता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए साउथ चाइना सी में भी एंटर करता है। साउथ चाइना सी में भी एंटर करता है। द मैप रिटेन, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि जो मैप है उसमें आप देखेंगे तो ये आप पाएंगे कि 9 डैश लाइन, इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूंगा, ठीक है, कि 9 डैश लाइन क्या है। कि सर आप जानते हैं, तो नहीं जानते हैं तो सर मैं बता दूंगा कि साउथ चाइना
सी, ये कहाँ है? साउथ चाइना सी में एक 9 डैश लाइन बनाया हुआ है चाइना ने। उसको अभी मैप पर हम लोग देख लेंगे। तो यहीं चाइना नहीं रुकता है, अभी रुको। वो क्या करता है, वो 10th डैश ईस्ट ऑफ ताइवान, यानी कि जो 10वां एक डैश लाइन है, डैश पॉइंट है, वो ताइवान के ईस्ट में बना देता है। किसमें? ताइवान के ईस्ट में बना देता है, जो कि साफ साफ दिखाता है कि चाइना लगातार इस कोशिश में है, इस प्रयास में है कि वो बीजिंग को असर्ट कर, यानी कि वो लगातार इस प्रयास में है कि वो ताइवान पर अपना लगातार क्या दिखा रहा है? अधिकार को दिखा रहा है कि चाइना जो है वो ताइवान को अपना एक देश मानता है, जिसे वन नेशन पॉलिसी के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि ताइवान कोई अलग देश नहीं है, वो चाइना का ही एक हिस्सा है, ऐसा मेनलैंड ऑफ चाइना मानता है। इसी तरह से अगर हम आप इस चीज को समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा क्या है? साउथ चाइना सी है, ठीक है। ये क्या है? पूरा साउथ चाइना सी है, जिसमें पार्सले आइलैंड, इस पार्टली आइलैंड, इसको लेकर काफी विवाद बना हुआ है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इस पूरे साउथ चाइना सी में इसको टच करने वाले कुछ देश जैसे वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, ठीक है, और इसके साथ साथ फिलीपींस भी इसका एक भाग है जो इसको टच करता है, और ताइवान यहां पर आता है, ये एक छोटा सा आइलैंड देश। अब बात क्या है यहाँ पर? बात यही है कि हम देखते हैं कि ये जो आप रेड डैश लाइन देख रहे हैं, ये साउथ चाइना सी में चाइना ने बनाया हुआ है, ठीक है, चाइना ने ये बनाया हुआ है। ये जो डैश लाइन है अगर आप इसे काउंट करेंगे तो ये 9 निकल कर आएंगी, 9, इसीलिए इसे 9 डैश लाइन कहा जाता है। इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये 9 डैश लाइन है। क्लियर है? ये 9 डैश लाइन है। अब जब बात हो गई 9 डैश लाइन की, तो 9 डैश लाइन को लेकर विवाद तो बहुत पहले से ही है। तो सर इसमें नया क्या है? नया ये है कि इन्होंने एक डैश लाइन यहाँ पर भी बना दी है, यानी कि ये अब ये बताना चाहते हैं, जो कि 10वां है, यानी कि 10th डैश लाइन है, डैश है, जो कि ये बता रहा है कि ताइवान भी जो है वो किसको बिलोंग करता है? वो चाइना को बिलोंग करता है। यानी कि चाइना ने अपने मैप को जारी करते हुए इस पूरे क्षेत्र पर, इस पार्टली आइलैंड हो या पार्सल आइलैंड हो, इस पर जो है क्या किया है? अपना अधिकार स्थापित दिखाया है कि ये पूरा क्षेत्र किसका है? चाइना का है। इसके साथ ही आप ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चाइना ऐसे करता है जैसे आप लोग बस में यात्रा करते हैं, बस जब चलने वाली होती है तो बहुत, जब खाली होती है तो बहुत सारे लोग यात्री एक साथ बस के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और दरवाजा जाम हो जाता है, यानी कि जल्दी जल्दी लोग नहीं घुस पाते हैं, सब लोग को सीट चाहिए। तो कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो विंडो होती है, बस की खिड़कियां होती हैं, वो सीट के पास, वहां बाहर से ही वो अपना रुमाल अंदर डाल देते हैं। जब रुमाल अंदर डाल देते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि उनका अब वो सीट हो गया। अब वो सीट किसका हो गया? वो उसका हो गया जिसने बाहर से ही रुमाल डाल दिया। ऐसे ही चाइना ने किया हुआ है। चाइना क्या कर रहा है कि भाई जहां मन कर रहा है वहां पर लाइन खींच दे रहा है, अपना बना दे रहा है और कह दे रहा है कि ये जो है ये चाइना का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ये चाइना का पार्ट है। इस तरह से चाइना लगातार एनक्रोचमेंट किए जा रहा है लैंड्स के। इसको लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न है पूरे विश्व में, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से जियोपॉलिटिक्स में एक उछाल आने वाला है। बहुत सारी न्यूज़ हमें ऐसी सुनने को मिलेंगी, देखने के लिए मिलेंगी, जिस पर चाइना के इस स्टेप को लेकर उसको लताड़ा जाएगा, बोला जाएगा, लेकिन चाइना के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर भारतीय हिंदी कहावत में कहें तो चाइना एक चिकना घड़ा है, जिसको कुछ भी कहते रहो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी क्रम में अगर हम बात करें आगे, तो आगे हम देखेंगे कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में इसको रिलीज किया गया। इस मैप को रिलीज करने के पीछे कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है। तो जो डिसीजन लिया गया इसको मैप को रिलीज करने का, ये नेशनल मैपिंग अवेयरनेस पब्लिसिटी वीक, यानी कि चाइना में एक सप्ताह मनाया जाता है, नेशनल मैपिंग अवेयरनेस पब्लिसिटी वीक, यानी कि लोगों के बीच में देश के नक्शे को बताना, दिखाना कि हमारी जो सीमाएं हैं वो यहाँ तक हैं। हालांकि ये अच्छी बात है, सभी देश के नागरिकों को पता होना चाहिए कि उस देश की सीमाएं कहाँ कहाँ तक आती हैं, किस क्षेत्र तक उस देश की सीमाएं विस्तारित हैं। इसी इवेंट पर इसको जो इस पब्लिसिटी वीक को जो लाया गया, वो एक इवेंट पर लाया गया। किसके इवेंट पर? 30वां एनिवर्सरी है, किसको लेकर? एक कानून को लेकर। वो कानून है
द लॉ ऑफ सर्वेइंग एंड मैपिंग ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो एक सर्वे होता है, सर्वेक्षण होता है और मैपिंग को लेकर एक लॉ बनाया गया था, एक कानून बनाया गया था। तो उसके 30वीं वर्षगांठ पर, उसके उपलक्ष्य में एक नेशनल मैपिंग अवेयरनेस पब्लिसिटी वीक को लॉन्च किया गया। वीक बनाया, सप्ताह मनाया जा रहा है और इसमें इस मैप को भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है, दिखाया गया है। इस लॉ को लेकर जो एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट था कि ये जो कानून बनाया गया था, इसका एक मेन ऑब्जेक्ट क्या था? इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था कि एडमिनिस्ट्रेशन सर्वेइंग एंड मैपिंग एंडोर्स, यानी कि जो मैप है उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन सतर्क रहे और अपने नक्शे में किसी भी प्रकार से किसी देश के द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन को रोके। फोस्टर प्रोग्रेसिव, लगातार जो है हम उन्नति करें, यानी कि उन्नति का मतलब यहाँ पर चाइना से ये है कि वो लगातार जो है अपने देश की सीमाओं को बढ़ाता रहे, यानी कि बढ़ाने के लिए उसे कुछ भी करना पड़े, कहीं पर भी वो रुमाल डाल दे। यानी कि पता चला कि कल को उसने मंगोलिया को कह दिया कि मंगोलिया हमारा है पूरा, तो मंगोलिया उसके पास, वो अपने मैप में मंगोलिया को दिखाने लगेगा। यानी कि उसको कहीं ना कहीं कहा जाए कि सुनहरे ख्वाब आते हैं, सुनहरे सपने आते हैं और उसको देखते हुए वो इस तरह के कारनामे करता है। इसी तरीके से एंश्योर इट कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, और इसका एक उद्देश्य ये भी है कि भाई नेशनल इकोनॉमी को ग्रोथ करना है। फोर्टिफाई नेशनल डिफेंस, रक्षा तंत्र को बढ़ाना है। बेनिफिट सोशिएटल एडवांसमेंट, यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये मैपिंग को एक लाने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि देश के किस हिस्से में कहाँ पर कितनी जो है ऊर्जा के संसाधन हैं या किस तरह के संसाधन कहाँ पर उपलब्ध हैं, इसको लेकर बात इन मैप्स में की जाती है। तो ये लॉ एक तरीके से चाइना में इस वजह से लाया गया था। और जो अभी नया मैप 2023 को लेकर इन्होंने लॉन्च किया है, उसको लॉन्च जो किया गया वो कहाँ किया गया? नेशनल मैपिंग अवेयरनेस पब्लिसिटी वीक में इसे लॉन्च किया गया। क्लियर है? बीजिंग्स रिसेंट बॉर्डर एक्टिविटीज, बीजिंग्स रिसेंट बॉर्डर एक्टिविटीज की अगर हम बात करें कि रिसेंट जो बॉर्डर एक्टिविटीज हैं वो क्या है? अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट जी। अभी हम देखेंगे जो जी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं, इनकी लीडरशिप के मामले हम जानते हैं कि जब तक इनका जीवन रहेगा तब तक यही राष्ट्रपति रहने वाले हैं अब चाइना के। तो इनके जो शासनकाल चल रहा है इसमें चाइना ने लगातार बॉर्डर्स को लेकर बड़े पैमाने पर लड़ाइयाँ लड़नी शुरू की हैं, या कहा जा सकता है बॉर्डर पर कोई शांति व्यवस्था जैसी कोई चीज़, रीजन जो क्षेत्र है उसमें इनको जो है बॉर्डर क्षेत्र पर इन्होंने बहुत ही गलत तरीके से कहा जाए कि मैनेज किया है। कैसे मैनेज किया है? अगर हम भारतीय कहें तो गलत तरीके से मैनेज किया है। लगातार जो है एनक्रोचमेंट किया है, या कहा जा सकता है कि लगातार दूसरे देशों की सीमाओं में घुसकर उस देश को, उस देश की संप्रभुता का या उस संप्रभुता का हनन उन्होंने किया है, अखंडता को नुकसान पहुंचाया है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो 2022 में एक पास द न्यू बॉर्डर लॉ एम्फसाइज दिस अप्रोच, यानी कि जो इनकी अप्रोच थी उसको लेकर इन्होंने 2022 में एक कानून भी पास किया था। दिस लेजिस्लेशन आउटलाइन द रोल ऑफ द बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री अथॉरिटीज इन चाइना। इस चीज को लेकर यहाँ पर उन्होंने नेशनल सॉवरेनिटी को लेकर बात की कि जो है हमारे देश की जो संप्रभुता है वो यही है कि हम अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखें। यानी कि बॉर्डर को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न, अशांति, यानी कि जी जिनपिंग के काल में काफ़ी बड़े पैमाने पर बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट होते हैं। जैसे भूटान में डिस्प्यूट हो रहा है, उसी तरीके से इंडिया में भी डिस्प्यूट है इसको लेकर, बॉर्डर को लेकर। और साउथ चाइना सी को हम भूल नहीं सकते, वहाँ पर भी एक बड़े पैमाने पर डिस्प्यूट हो रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि 9 डैश लाइन अब 10th डैश लाइन बन गई। अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा स्टेट ही इंडिया का जो है, जहाँ पर हम G20 मीटिंग कर रहे हैं, है ना। अभी हम देखेंगे इसी चीज़ को कि क्यों इंडिया चाइना ऐसा कर रहा है या इस तरीके की चीज़ें आई। अर्लियर दिस ईयर अभी हमने देखा कि बीजिंग अनाउंस द स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ द 11 लोकेशन इन अरुणाचल प्रदेश। अभी हम देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के 11 लोकेशन का जो नाम है उसको उसने चेंज किया। ये हमने इसी वर्ष देखा, इसी समय जो है कुछ महीने पूर्व ही हमने इस समाचार सुना था कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 11 क्षेत्रों के नाम चेंज कर दिए हैं, 11 क्षेत्रों के नाम बदल दिए हैं। ये जो डिसीजन आया किसके बाद? इंडिया ने जब होस्ट किया किसको? G20 समिट को, कहां? अरुणाचल प्रदेश में। ये डिसीजन तब आया, यानी कि चाइना कहीं ना कहीं अपने आप को गरम तवे पर पा रहा है, गरम तवे पर बैठा हुआ महसूस कर रहा है
क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि इंडिया बड़ी स्मूथ तरीके से G20 इवेंट को ऑर्गेनाइज करता जा रहा है, या कहा जा सकता है उसको भारत में या विश्व स्तर पर ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि G20 जैसे एक बड़े सम्मेलन को कैसे इंडिया बहुत ही आसान तरीके से काम को उसमें कर रहा है, या कह सकते हैं कि उसकी बातों को या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, अभी कुछ समय पहले आपने देखा ये भी होगा कि G20 में जो इंडिया का वसुधैव कुटुंबकम है, वसुधैव कुटुंबकम को लेकर जो एक थ्योरी है, जो ये एक संस्कृत शब्द है, इसको लेकर भी चाइना ने क्या किया था, इसको लेकर भी चाइना ने एक तरीके से ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था। कहा था कि यूनाइटेड नेशन की 6 लैंग्वेजेस में से नहीं है, तो हम इसे G20 पर क्यों लेकर आए, या G20 के लोगों पर हम इसे क्यों लेकर आए। तो इसको लेकर भी उसने विवाद उपस्थित किया था। वसुधैव कुटुंबकम, जहां यार एक चीज जा रही है कि पूरा विश्व एक पृथ्वी है, एक परिवार है, एक फैमिली, एक सब लोग मिलजुल कर रही है, भाईचारे के साथ रही है, उससे तक, उस शब्दों से तक चाइना को यहाँ पर जो है परेशानी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो उसे इंडिया होस्ट कर रहा था, इस वजह से। और जो नाम भी चेंज किए गए वो इसी वजह से किए गए, यानी कि उसके अंदर जो है एक जलन की भावना उत्पन्न हो गई कि इंडिया ऐसे इतना स्मूथली कर कैसे पा रहा है। और उसके बाद भी G20 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ G20 को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कश्मीर में भी, जब श्रीनगर में भी इस चीज को लाया गया, श्रीनगर में भी हमने इसको समझा और देखा। श्रीनगर में भी G20 का जब कल्चरल मीटिंग हुआ, कहाँ? श्रीनगर में, तो वहां उसको लेकर भी अपोज किया। किसने अपोज किया? चाइना ने अपोज किया, और उसके साथ साथ उसका भतीजा यानी पाकिस्तान भी उसे अपोज करता रहा। इसके अलावा अब यहाँ पर जो रीनेमिंग एक्ट बाय चाइना कैन बी सीन एज द डिप्लोमेटिक गेस्चर, इसे एक डिप्लोमेटिक कदम के रूप में माना जाता है, कूटनीति कदम के रूप में माना जाता है। किससे पहले? जब G20 मीटिंग अब जो सबमिट होने वाली है, कहाँ? न्यू दिल्ली में। उससे पहले जब वहाँ का राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहाँ इंडिया आएंगे, है ना, हम भाई भारतीय हैं तो थोड़ा तमीज में हम बात करेंगे ही। तो शी जिनपिंग जब यहाँ आएंगे महाशय G20 समिट में हिस्सा लेने, तो ये एक उससे पहले ये रीनेमिंग का एक एक्ट खेला गया, ये एक कहानी खेली गई, ताकि कुछ एक ऐसा विवाद हो जिसकी वजह से G20 जो मिशन है या G20 जो सम्मेलन समिट है वो फेल हो जाए, वो विफल हो जाए। तो इस चीज को लेकर यहाँ पर हमने काफी गौर तरीके से बात की। वसुधैव कुटुंबकम को भी हमने देखा, और यहाँ पर आगे क्या होगा, आगे की कहानी अगर हम थोड़ा सा समझें तो पोस्ट द रिलीज ऑफ द स्टैंडर्ड मैप, इस मैप के रिलीज होने के बाद देयर आर द प्लान टू लॉन्च डिजिटल मैप, यानी कि चाइना जो है डिजिटल मैप को लॉन्च करेगा। इसके साथ ही दीज वुड कार्टर टू द रेंज ऑफ द एप्लीकेशन सच एज, जैसे कि लोकेशन बेस्ड सर्विसेज को बढ़ावा मिलेगा, चाइना को लेकर ये बात हो रही है ना। प्रेसियस एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा, यानी मैप जो उसने रिलीज किया है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, यानी कि इकोनॉमी को एक मार्ग, एक रास्ता मिलेगा, ऐसा चाइना का मानना है। इसके साथ ही इंटेलिजेंट कनेक्टेड व्हीकल, इंटेलिजेंस कनेक्टेड व्हीकल की भी बात यहाँ पर हो रही है कि इंटेलिजेंट कनेक्टेड व्हीकल, यानी कि जो हम बड़े आसानी से चाइना जो है अपने व्हीकल्स को कनेक्ट कर सकता है, किसके माध्यम से? डिजिटल मैप्स के माध्यम से, ताकि वो क्या हो कि सही मार्ग पर, सही जगह पर पहुंच सके। तो यहाँ तक हमने चीज़ों को देखा और समझा और जाना। तो आशा करता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे चाइना की जो ये पॉलिसी है मैप को चेंज करने की, उसके क्या एक लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, कौन कौन से हिस्से हैं जो उसने दूसरे देशों के होते हुए भी अपने देश में दिखाए हैं। इस पर आपकी समझ एक पूरी तरीके से विकसित हुई होगी। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आई होगी, आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। ऐसी वीडियोस को देखने और समझने के लिए हमारे ओजांग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और लाइक करना ना भूलें। कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें। जय हिंद।